पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल क्लास 11th का चैप्टर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज लेंथी भी है और इजी भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो डियर, बायोस्फीयर में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विविध प्रकार के जीव मिलते हैं बायोस्फीयर में, और सभी में केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग प्रेजेंट होता है। सभी में केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग प्रेजेंट होता है, सभी में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज वैल्यू है वो सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट जो अर्थ की जो कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर्स हैं ऊपर का कवर, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट लिविंग सेल में या लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं, बट कार्बन और हाइड्रोजन की जो रिलेटिव अबंडेंस है, कार्बन और हाइड्रोजन की रिलेटिव अबंडेंस वो लिविंग टिश्यू में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। यानी कोई जीवित जीव है उसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, किसके कंपेयर में? अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में। ठीक है, सो चलो देखें। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो ही एलिमेंट किस में प्रेजेंट होते हैं? लिविंग टिश्यू में। समझ गए? आगे देखो, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन अर्थ क्रस्ट। यानी ये क्या बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन, ये देखो कार्बन और ये है हाइड्रोजन। सो कार्बन और हाइड्रोजन की जो रिलेटिव अबंडेंस है, सापेक्षिक मात्रा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती है, हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा किस में होती है? लिविंग टिश्यू में। ठीक है, अब देखो आगे क्या आता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या फिर बोले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। क्या है कॉन्सेप्ट? चलो देखते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज कैसे करें, कि एक सेल के अंदर क्या है इसका कैसे पता करें। सो इसके लिए क्या है, एक छोटा सा मेथड है। क्या है ये देखो, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसका न्यूक्लियस है। अब इस सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, या बोले तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, इन सब के बारे में या फिर इन सब का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा मेथड यूज करते हैं या फिर बोले तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो, एनी लिविंग टिश्यू, क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू लेते हैं या बोले तो वेजिटेबल और लीवर पीस। इसको समझाने से पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे देखो अपने पास जैसे घरों में टमाटर होता है, सब्जी बनाते हैं टमाटर, अपन क्या करते हैं उसको पीसेज में तोड़ लेते हैं, फिर उसको मिक्सी में डाल के उसको ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करोगे तो आप देखोगे कि एक स्लरी बन जाएगी, एक गाढ़ा सा सब्सटेंस बन जाएगा उसका। ठीक है, गाढ़ा सा सब्सटेंस बन जाएगा। उस गाढ़े से सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? स्लरी। फिर उसको क्या करो, इसको कपड़े में डाल के जब आप उसको छानोगे ना, तो कुछ पार्ट तो इसका नीचे निकल जाएगा और कुछ पार्ट इसके अंदर रह जाएगा कपड़े में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ है। कोई लिविंग टिश्यू लो, वेजिटेबल ले सकते हो, लीवर पीस ले सकते हो, उसको क्या करो, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के उसको ग्राइंड करो। ठीक है, मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दिया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। फिर क्या करते हैं, एक थिक स्लरी प्राप्त होती है अपने को। उसके बाद क्या करते हैं, उसको स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं, किससे? चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन से। जैसे अपन इसको छानेंगे तो एक पार्ट तो वो होगा जो छन के बाहर आ जाएगा, और एक पार्ट वो होगा जो उसके अंदर रहेगा, कपड़े के अंदर। जो पार्ट छन के बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, बिकॉज वो इस एसिड में क्या होगा, अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा। सो इसी कारण वो
बाहर आ जाएगा। दूसरा कारण ये भी है कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो वो आसानी से बाहर निकल के आ जाते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन, 18 टू 800 डाल्टन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, अमाइनो एसिड होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, ये है कि ये क्या है, फिल्ट्रेट, जो बाहर छन के आ जाते हैं। दूसरा होता है रिटेंटेड। रिटेंटेड क्या होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या है, एसिड इनसोल्यूबल पूल, जो छन के बाहर नहीं आता। ठीक है, ये अंदर ही रहता है कपड़े में। ये लार्ज मोलिक्यूल होते हैं, अपन भी जानते हैं यार, जो बड़ा मोलिक्यूल होगा वो बाहर कैसे आएगा छन के, बिकॉज उसके पोर छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के। ये जो लार्ज मोलिक्यूल है इनको मैक्रो मोलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि मैक्रो मतलब बड़ा। इनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा, 1000 डाल्टन या फिर मोर देन। इसका एग्जाम्पल आता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। ठीक है, अब ये क्या प्रोटीन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या, लिपिड क्या, मोनोसेकेराइड क्या, न्यूक्लियोटाइड का, ये सब अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं कि फिल्ट्रेट कौन से होते हैं, रिटेंटेड कौन से होते हैं, और इसकी ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब आगे एक बात आती है कि ये लिपिड्स होता है ना, इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन होता है, बट फिर भी ये रिटेंटेड में आता है। रिटेंटेड का मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है। ऐसा क्यों, समझ पा रहे हो? लिपिड का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन होता है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाया जाता है। क्यों, क्यों ऐसा हो पाता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ऐसे। तो जैसे अपन इसको ग्राइंड करते हैं ना, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, छोटी छोटी वेसिकल्स में टूट जाती है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, और वो क्या बना लेते हैं, वेसिकल्स। ये टूट जाते हैं, और ये टूट जाते हैं ना, तो इसकी जो वेसिकल्स बनती हैं, ये वेसिकल्स होती है, ये कवर लग जाता है इन पे, और अंदर इनका थोड़ा सा मटेरियल होता है, ये वेसिकल्स बन गई पुट्टी का। ये जो पुट्टी का है ना, ये एसिड इनसोल्यूबल होती है, पानी में नहीं घुलती, या फिर बोले तो वाटर इनसोल्यूबल होती है। ठीक है, इसी कारण ये इनसोल्यूबल होगी तो ये छनेगी नहीं, उसमें एसिड में छनेगी नहीं अच्छे से, और नहीं छनेगी तो ये अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, यही रीज़न है इसका। और आगे यही दे रखा है, क्या बोल रहा है अगला, देखो आगे क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल। ठीक है, पीस में टूट जाती हैं, वेसिकल्स में पीस में टूट जाती है सेल मेम्ब्रेन, और वो क्या बना लेती है, वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स वाटर इनसोल्यूबल होती है। लिखा है ना, नॉट वाटर सोल्यूबल। आगे क्या दे रखा है, दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसोल्यूबल पूल एंड हैंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है कि ये जो वेसिकल्स बनी ना, ये सेपरेट हो जाती हैं किसके साथ, एसिड इनसोल्यूबल पूल के साथ। एसिड इनसोल्यूबल पूल के साथ ये वेसिकल्स अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, और वो एसिड इनसोल्यूबल पूल क्या है, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब अपन इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, नोट लगा के लिख रखा है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि स्ट्रिक्टली अपन इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स थोड़े बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट तो 800 डाल्टन होता है। स्ट्रिक्टली बोले तो ये मैक्रोमोलिक्यूल थोड़ी है। सो यही लिखा है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है अगला, आगे क्या बोल रहा है, ये देखो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आगे बोल रहा है कि द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ये जो एसिड सोल्यूबल पूल है ना, ये बेसिकली क्या है, जैसे ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये सब इसके अंदर होते हैं। तो अपन रफली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ये सब जो है देखो एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि द मैक्रोमोलिकुलर द मैक्रोमोलिक्यूल्स
फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो साइटोप्लाज्म और क्या बोल रहा है, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों है, इन दोनों के बेसिस पे एक नया पॉइंट बन जाता है कि टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसिड सोल्यूबल पूल और ये एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन, एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन, पूरे सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि अपन बायोमोलिक्यूल्स किसको बोले। ठीक है, अपन ने देख लिया कि दो फ्रैक्शन बन गए। अब पॉइंट आता है कि बायोमोलिक्यूल्स बोलें किसको अपन, डेफिनेशन क्या है बायोमोलिक्यूल्स की। सो वही चीज़ बोल रखी है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। यानी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो, सॉरी, जितने भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड्स हैं जितने भी, जो अपन किससे प्राप्त करते हैं, लिविंग टिश्यू से। किससे मिलते हैं, लिविंग टिश्यू से मिलते हैं वो, उनको अपन क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, अपन लिविंग टिश्यू से जो भी कार्बन कंपाउंड्स प्राप्त करते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, बायोमोलिक्यूल्स। समझे कुछ। अब आगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता है। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या, क्या है ये एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है। क्या करते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, एक लीफ ले ली कोई भी, ये देखो, ठीक है, ये कोई लीफ ले ली, इसको अच्छी तरीके से बर्न किया। ठीक है, बर्न करने के बाद ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर से जो CO2 होगी वो तो निकल जाएगी बाहर, बर्न करेंगे तो वाटर वेपर भी निकल जाएगी, इसकी नीचे क्या बचेगी, राख बचेगी। ठीक है, अब उस राख में क्या है, यही अपने को देखना है। क्या बोल रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, क्या ले सकते हैं, लीफ या फिर लीवर, ये ले सकते हैं। लीवर, पूरा लीवर नहीं, लीवर का टुकड़ा बोल रहा है कि कोई लीफ ले सकते हैं या फिर लीवर का टुकड़ा, उसको सुखा लेते हैं। ठीक है, सुखाने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको फुल्ली बर्न करते हैं, जलाते हैं उसको अच्छी तरीके से। जलाओगे तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगी गैस के फॉर्म में, और वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 के फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज गैसियस फॉर्म, CO2 गैस के रूप में निकल जाएंगे। फिर नीचे क्या बचेगी, एस राख, राख बचती है जलाने के बाद। अब ये जो एस बची उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एस कंटेंस, क्या पाया जाता है उसमें, इसमें दो दो फॉर्म है। पहला है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है उसके अंदर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं उसमें, सल्फेट और फॉस्फेट। ठीक है, और आर ऑल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। अब ये जो मिले हैं ना अपने को, ये दोनों एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर भी मिलते हैं। ये बस इस एक्सपेरिमेंट का जो निचोड़ है वो यही है कि उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये है सल्फेट फॉस्फेट, और ये जो दोनों हैं वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। ठीक है, अब आगे आगे देखो, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट्स अरेंज करते हैं अपन। ये NCERT में जो टेबल दे रखी है ना, उस टेबल के बेसिस पे ही है कि कौन सा ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन सा कम प्रेजेंट है वो। तो देखो यहाँ बोल रखा है कि इन अर्थ क्रस्ट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सल्फर। एक बार एम्स में क्वेश्चन भी आया है यहाँ से। ठीक है, सो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, NCERT में वैल्यूज़ दे रखी है, वहाँ से बनाया गया है ये। आगे देखो, वाटर इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर होता है ना, वाटर, पानी, वो मोस्ट अबंडेंट केमिकल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो 70 to 90% होता है। वाटर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है
इनऑर्गेनिक है वो, इनऑर्गेनिक। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा जो कोई केमिकल है बॉडी में वो क्या है सेल में, वो है पानी। आगे देखो, मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक मैटर इन सेल, वो क्या है प्रोटीन। मोस्ट कॉमनली कौन सा केमिकल मिलता है, प्रोटीन। बिकॉज प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, तो ब्लॉक से ही बिल्डिंग बनेगी। अपनी बॉडी किससे बनती है, प्रोटीन से, उसी को तो बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। तो वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो वो मोस्ट कॉमनली है बिकॉज वो हर सेल में प्रेजेंट होती है, उसके बिना सेल बनेगी नहीं। आगे देखो, द मोस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द बायोस्फीयर, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है बायोस्फीयर में, वो है सेल्यूलोज। सबसे ज़्यादा जो बायोस्फीयर में ऑर्गेनिक मैटर है वो सेल्यूलोज। बिकॉज अपन देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में भी वो सेल वॉल जो है उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। अपन कागज़ यूज करते हैं उसमें भी सेलुलोज होता है, और भी कई चीज़ें हैं जिनमें सेलुलोज होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है बायोस्फीयर में वो सेलुलोज। अब एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंपाउंड है, कंपाउंड या कंपोनेंट है, और ये है परसेंटेज कि कितने परसेंट में प्रेजेंट है एक सेल में। वाटर जो होता है ना वो एक सेल में 70 to 90% प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोटल सेलुलर मास है वाटर 70 to 90% होता है। प्रोटीन 10 to 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3% होते हैं। लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस 1%, ठीक है। ये अपने को याद रखना अच्छे से, एनसीईआरटी में दे रखा है। एज इट इज याद रखनी है इनकी वैल्यू। लिपिड्स को याद करने का तरीका बता दूँ, लिपिड्स को हिंदी में बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं, वसा। सो वसा में 2 लीटर है, सो ये 2%, ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रोटीन्स कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है। अपन ने देखा था कि प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड और तीसरा अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है, ठीक है। वो जो चेन बन जाती है उसी को क्या बोला जाता है, प्रोटीन। इनके बीच के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे 2 अमाइनो एसिड के बीच में, तो ये पॉलीपेप्टाइड हो गया। सो एक चेन बन गई, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। समझ गए। आगे क्या दे रखा है, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये लीनियर चेन बन जाती है ऐसे आगे आगे, और वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर ये हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, बिकॉज ये अमाइनो एसिड दूसरा है, अगला फिर दूसरा है, फिर अगला दूसरा है, ऐसे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और अलग अलग मिलके क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। सो ये हेटेरोपॉलीमर। आगे क्या दे रखा है, मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक मैटर इन सेल। अपन ने पहले ही देखा था कि प्रोटीन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। आगे आता है कि मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि जैसे अमाइनो एसिड की ये चेन है, उसके अंदर जैसे 500-700 अमाइनो एसिड है, उनमें अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो वो पूरी प्रोटीन ही चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हो। सो इसी कारण ये मोस्ट डाइवर्स है, इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखो, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अगर अब ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बट अगर ऑल ओवर बायोस्फीयर में देखें पूरे में, तो उसमें रूबिस्को सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। रूबिस्को भी एक प्रोटीन है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऑल ओवर बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, रूबिस्को। अब देखो आगे देखते हैं क्या है। अब अपन ने अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाया, अब ये अमाइनो एसिड क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में मिलके और वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सो देखो, अमाइनो एसिड्स अपन ने बात की थी ये मोनोमर है, क्योंकि प्रोटीन बन रही है इन्हीं से। सो ये क्या है, मोनोमर, और बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है, ये आपस में मिलके ही प्रोटीन बनाती हैं, तो ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब ये एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है। अपन ने देखा था कोई
अपन ने, जैसे आपने मीथेन का नाम सुना होगा, मीथेन, ये होता है मीथेन, CH4। इस मीथेन से आप ये 3 ग्रुप हटा के और इनकी जगह एक साइड में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दो, COH। जैसे देखो ये, इसको हटा के आप COOH जोड़ दो, इसको हटा के आप एल्काइल समूह जोड़ दो, और इसको हटा के आप NH2 जोड़ दो, अमीनो समूह। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमीनो एसिड। ये देखो ये बना रखा है, ये कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिया, दूसरा हटा के अमीनो समूह जोड़ दिया, तीसरा हटा के एल्किल समूह जोड़ दिया, और चौथा हाइड्रोजन एज इट इज, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। सो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको कीरेल भी बोलते हैं अपन, कायरेल, क्योंकि कायरेल क्या होता है, एक कार्बन पे चारों वैलेंसी डिफर हो तो उसको क्या बोलते हैं, कायरेल, ठीक है। ये कीरेलिटी भी शो करता है। आगे देखो पॉइंट क्या कह रहा है कि सब्सटीट्यूटेड मीथेन, अपन ने बात की थी कि मीथेन के ये हाइड्रोजन हटा के फिर ही ये बनता है, सो सब्सटीट्यूटेड मीथेन। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप, ये देखो अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, और एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, ठीक है। इस सेम कार्बन अल्फा कार्बन पे ये जुड़े होते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, दीज आर, ये 4 वैलेंसीज है, कौन कौन सी हैं देखो। अगला बोल रहा है हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और ए वेरिएबल ग्रुप डिजाइंड एज आर ग्रुप। ये आर ग्रुप है, वेरिएबल है, यानी ये बदलता रहता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड। अब देखो जो एल्काइल समूह ना, ये वाला एल्काइल क्या है, कोई कार्बन की चेन है। अब कार्बन की चेन तो बदल सकती है, मेथ है प्रो ब्यूट, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, या कुछ भी हो सकता है, ये तो चेन तो समझ पा रहे हो। अब यहाँ देखो COOH है, अब ये तो सेम है, NH2 भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, इनका क्या बदलेगा। लेकिन जो आर समूह है वो वेरिएबल है, ये डिसाइड करता है अमीनो एसिड कौन सा होगा, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ बोली हुई है। अब देखो दोज विच अक्कर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप। अब देखो ऐसे तो अमीनो एसिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं, केवल 20 प्रकार के। ये देखो दोज विच अक्कर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स, केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब अपन ने देखा है कि जो एसिड होता है ना वो हमेशा H+ डोनेट करता है, और बेस जो होता है वो हमेशा H+ ग्रहण करता है, ठीक है। एसिड तो H+ देता है और बेस हमेशा H+ लेता है। सो दे रहा है H+, सो प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, एसिड, ये एसिडिक ग्रुप है, और प्रोटोन रिसीविंग ग्रुप कौन सा है, NH2। अब देखो अमीनो एसिड एक्ट एज एसिड एंड बेस बोथ, सो इट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। अब देखो अमीनो एसिड में COOH भी है जो कि क्या करता है, H+ देता है, और NH2 भी है जो क्या करता है, H+ ग्रहण करता है। सो ये क्या है, एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों के फॉर्म में बिहेव कर रहा है। सो ये क्या है, एम्फोटेरिक। चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है कि ज्विटर आयन क्या होते हैं, व्हाट इज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन को उसको बोलते हैं, उस आयन को बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता हो, उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। अमीनो एसिड दैट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। देखो ये अपन ने देखा था अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये यहाँ एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ NH2 होता है, ठीक है। यहाँ वाला हाइड्रोजन इसने डोनेट कर दिया और उस हाइड्रोजन को इस NH2 ग्रुप ने रिसीव कर लिया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया। अपन ने देखा था कि अमीनो एसिड जो होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। सो इसको क्या बोला जाता है, इसको ज्विटर आयन बोला जाता है। आप देखोगे ध्यान से तो इस पर नेट चार्ज 0 है, ये एक माइनस है एक प्लस है, सो नेट चार्ज 0 है। अपन ने बताया था ज्विटर आयन क्या होता है, अमीनो एसिड दैट एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेस,
ठीक है। अब आगे एक पॉइंट आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, द वैल्यू ऑफ पीएच ऑन विच अमाइनो एसिड एक्ट एज ए ज्विटराइन। पीएच की वैल्यू है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बस कुछ नहीं। पीएच की वैल्यू है कौन से पीएच की? जहाँ पे अमाइनो एसिड होता है वो ज्विटराइन की तरह बिहेव करता है। पीएच की वैल्यू, पीएच का वह मान जहाँ अमाइनो एसिड ज्विटराइन की तरह बिहेव करता है, उसको क्या बोला जाता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है। जैसे ये पीएच है, कोई पीएच 6 है, ठीक है। अब इस पीएच 6 पे ये अमाइनो एसिड है AA1, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड क्या कर रहा है? ज्विटराइन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ज्विटराइन की तरह बिहेव कर रहा है। ज्विटराइन मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता हो। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव किस पीएच पे कर रहा है? पीएच 6 पे कर रहा है। सो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हुआ? इसका पीआई कितना हुआ? 6। पीआई 6 पे, पीआई 6 पे ये क्या कर रहा है? ज्विटराइन की तरह बिहेव कर रहा है। समझ पा रहे हो कुछ? पीएच पीआई पीएच 6 पे ये क्या कर रहा है? पीएच 6 पे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के फॉर्म में, सॉरी, पीएच 6 पे ये ज्विटराइन की तरह बिहेव कर रहा है। पीएच 6 पे ये क्या कर रहा है? पीएच 6 पे ये ज्विटराइन की तरह बिहेव कर रहा है। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा? 6। आगे और क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल देखा है, जैसे पीएच 4 है, इस पीएच 4 पे ये अमाइनो एसिड है, ये ज्विटराइन की तरह कार्य कर रहा है। कितने पीएच पे? 4 पे ये अमाइनो एसिड ज्विटराइन की तरह कार्य कर रहा है। ज्विटराइन एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करे, तो एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य कर रहा है कितने पीएच पे? 4 पे। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा? 4। समझे कुछ? अब आगे देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है आगे। ये देखो, जैसे देखो ये अपन ने ऊपर देखा था अभी, ये अमाइनो एसिड है, ये ज्विटराइन के फॉर्म में एसिड और बेस, ठीक है। यहाँ पे पीएच और पीआई दोनों बराबर है, ये ज्विटराइन है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हुआ? अभी अपन ने बात की थी कि जहाँ पे पीएच का वह मान जहाँ पे अमाइनो एसिड ज्विटराइन की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे पीएच, ये ज्विटराइन है कोई, अपन ने क्या किया? इसका पीएच बढ़ा दिया, ठीक है। अपन ने इसका पीएच बढ़ा दिया। अब देखो, जैसे ही अपन इसका पीएच बढ़ाएंगे, अपन एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट देख लेते हैं पहले। इससे पहले एक पॉइंट आता है, वो देख लेते हैं। देखो पहले ये कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि पीएच 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। पीएच 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। जैसे जैसे अपन पीएच बढ़ाते जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे पीएच बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जाती है। पीएच बढ़ेगा, एसिडिटी कम होगी और बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब OH माइनस आयंस बढ़ते जा रहे हैं। इधर देखो सिंपल इसी तरह, जैसे जैसे पीएच कम करते जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वैसे वैसे एसिडिटी तो बढ़ती जा रही है बट बेसिसिटी कम होती जा रही है। एसिडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब H+ आयन ज़्यादा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ यूज करते हैं, यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो पीएच और पीआई दोनों बराबर है, अपन ने क्या किया? पीएच इंक्रीज किया। जैसे पीएच इंक्रीज किया, इसका मतलब अपन इधर जाते गए, इधर जाते गए, इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ती गई और एसिडिटी कम होती गई, और एसिडिटी कम बेसिसिटी ज़्यादा, इसका मतलब OH माइनस ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे ये OH माइनस ज़्यादा होते जाएंगे, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला OH माइनस है, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, यहाँ पे देखो, और यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। सिंपल इसी तरह देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया? पीएच कम किया, इसका मतलब अपन इधर जाते जा रहे हैं। पीएच कम मतलब H+ बढ़ते जा रहे हैं, और H+ बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वाले H+ को ये OH माइन, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ये देखो, ठीक है। अपने को समझ में नहीं भी आया तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे, H+ आयन ज़्यादा, इसका मतलब पीएच कम,
तो पीएच कम तो H प्लस आयन ज़्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और OH माइनस ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल याद रखो, हिंट है H प्लस ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा, OH माइनस ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इस पर वो देखो आप। अगला आपसे क्या पूछे, अगला ये पूछेगा कि 3 अमाइनो एसिड है, इनका पीआई दे दिया 4, 6 और 8, और आपको सॉल्यूशन का पीएच दे दिया 6। अब आप ये बताओ कि कौन सा अमाइनो एसिड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कौन से पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अपने से ये पूछेगा। समझ में आया? 3 अमाइनो एसिड है, इनका पीआई दे दिया और सॉल्यूशन का पीएच दे दिया। अब अपने को ये पूछेगा कि इन अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज होगा। सिंपल देखो, ये है अमाइनो एसिड पहला, पीएच कितना है 6 और पीआई कितना है 4। पीएच ज़्यादा है, अपन ने बात की थी पीएच ज़्यादा है, ये किससे कंपेयर किससे कर रहे हैं, पीआई से कर रहे हैं। पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा इसका मतलब OH माइनस ज़्यादा, OH माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा। अपन ने यहाँ बात की थी नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, तो OH माइनस ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? दूसरे में देखो pH 6 PI 6 दोनों बराबर, इसका मतलब न्यूट्रल। यहाँ देखो PI 8 और pH 6, PI 8 pH 6। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ज़्यादा कौन सा है, PI, और कम क्या है pH। pH कम है ना, इधर है, इधर जाते जा रहे हैं मतलब pH कम, तो pH कम है इसका मतलब H प्लस ज़्यादा, H प्लस ज़्यादा तो पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कुछ? काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आगे चलते हैं। अब आता है अमाइनो एसिड्स के बारे में, कि अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन सा बेसिक है, ठीक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन कौन से टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, देखो पहला है बेसिक अमाइनो एसिड। इसको बेसिक क्यों बोल रहे हैं, बेसिक अमाइनो एसिड, क्योंकि उसमें बेसिक ग्रुप ज़्यादा होगा। बेसिक ग्रुप कौन सा है, अमीनो समूह। अपन ने बात की थी NH2, समझ गए क्या बात की थी, NH2, और ये H इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर अपन ने बात की थी, तो ये क्या हो जाएगा NH3+। सिंपल बात करें तो जिस पे अमीनो ग्रुप ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक, और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा वो एसिडिक। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब NH3 समूह, NH3 पॉजिटिव ज़्यादा मतलब अमीनो समूह ज़्यादा। देखो 2 अमीनो समूह है, एक COOH समूह है, COO माइनस, ये तो एक है, अमीनो कितने हैं 2, मतलब ज़्यादा अमीनो है, सो ये बेसिक अमीनो एसिड होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, और ये बेसिक होगा। एग्जाम्पल याद रखने अपने को, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। एग्जाम्पल याद ही रखने, आप इनकी ट्रिक भी बना सकते हो अपने हिसाब से। आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। अगला है एसिडिक अमीनो एसिड। देखो एसिडिक है, इसका मतलब एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, 2 एसिडिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप। समझ पा रहे हो? एसिडिक ग्रुप ज़्यादा मतलब नेगेटिव है इस पे, तो ये नेगेटिव चार्ज। एसिड पे नेगेटिव ही है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल इसके तो सिंपल है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इसको अपन एस्पार्टेट भी बोलते हैं, ग्लूटामेट भी बोलते हैं। अगला आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक कौन से, जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। एरोमेटिक रिंग जानते हो, ऐसे ये वाली एरोमेटिक रिंग, ये प्रेजेंट है वो एरोमेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइलएलानिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन का तो पता लग गया क्योंकि इसको फिनाइल समूह बोलते हैं, सो फिनाइल समूह है, ये तो एरोमेटिक होगा। लेकिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन का कैसे पता लगाएं, ये टायर की तरह दिख रहा है आपको गोल गोल, ये टायर। ठीक है, तो टायर TYR, टायर मतलब टायरोसिन। देखो TYR, टायर, समझ गए, टायर की तरह, तो टायरोसिन। अब TYR है तो इसको TRY भी कर दो, आर को पहले ले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ गए, तो ये क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो। आगे देखो, ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या होता है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने ये जो आर समूह देखा था ना, अपन ने क्या देखा था, ये जो आर समूह देखा था अपन ने, ये वाला आर समूह जो बदल रहा था, ये आर समूह की जगह क्या होता है, एच होता है ग्लाइसिन में। आर समूह की जगह क्या होता है, एच। इसी कारण ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोलते हैं। अपन ने यही तो स्ट्रक्चर देखी थी ना, COOH NH2। अब यहाँ जो आर था ना, इसकी जगह यहाँ एच होता है। ठीक है,
सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। एलानिन में इस आर की जगह पे CH3 होता है। सेरीन में इस आर की जगह पे CH2OH होता है। टायरोसिन में आर की जगह CH2 और ये फिनाइल रिंग OH होता है। अपन ने बात की थी ना, ये देखो टायरोसिन ऐसा होता है। ये टायर आ गया ना, रिंग आ गई इसमें, समझ रहे हो। ऐसे ही आगे देखो, आगे और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो अपने को पढ़ने। देखो 4th पे आता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इससे पहले ये सिस्टीन आता है, उसमें आर की जगह पे CH2SH है। आपको याद रखना है कि आर की जगह क्या आता है, ठीक है। फिर आता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, अपने को एक याद रखना है, वेलिन न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर आता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। कौन कौन से अमाइनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट है, सिस्टीन और मेथियोनिन में। सिस्टीन और मेथियोनिन में सल्फर प्रेजेंट होता है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि पहले राजस्थान राज्य की CM सिंधिया थी। CM कौन थी, सिंधिया। सिंधिया नाम था पूरा वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या नाम था, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये देखो वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया, लेडी थी वो। तो CM थी वो कौन, सिंधिया। सो सिस्टीन और मेथियोनिन सिंधिया का एस, यानी जिसमें सल्फर प्रेजेंट है किसमें, सिस्टीन और मेथियोनिन में। CM सिंधिया थी, समझ गए। ट्रिक आप कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। फिर आगे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेरीन और थ्रियोनिन। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल, सेरीन और थ्रियोनिन। अब इसका याद रखने का ट्रिक, जैसे अपन ने बस में ट्रेवल की हो तो अपन जैसे बोलते ना स्टूडेंट की, भैया कंडक्टर से ST दे दो। ST मीन्स होता है छोटा टिकट। क्या होता है, स्मॉल, छोटा टिकट। सो अपन देख रहे हैं OH भी तो छोटा ही है। OH क्या है, छोटा। सो अपन उससे छोटी टिकट मांगते हैं ना, ST, स्टूडेंट टिकट, ठीक है। तो OH भी क्या है, छोटा। सीधा याद रखो ST, सेरीन और थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन। तो सेरीन और थ्रियोनिन में क्या प्रेजेंट होता है, OH, छोटा सा OH। समझ पा रहे हो। आगे देखो ट्रिक आप कुछ भी बना लो यार, जिसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन से होते हैं, एस्पारजिन और ग्लूटामिन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अमाइड ग्रुप। अभी स्ट्रक्चर अपन ने देख ही ली थी कि आर की जगह, अभी आर यहाँ ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, ये स्ट्रक्चर है ना, ये इधर का इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ पा रहे हो। वो तो जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरी तब डिपेंड करेगा कि कौन सा किधर लगाना। सिंगल स्ट्रक्चर में आप किधर कुछ भी लिख सकते हो, NH2 को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी, ठीक है। तो आर की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे, H। तो ये सिंपलेस्ट अपन ने बात की थी, ग्लाइसिन। दूसरा एलानिन देखा था अपन ने, ठीक है। एलानिन में क्या होता है, आर की जगह पे CH3 होता है, और सेरीन में आर की जगह पे CH2OH होता है। समझ पा रहे हो। जैसे देखो ये देखा था ना अपन ने, सेरीन, सेरीन में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH जिसको बोलते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही तो है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में प्रेजेंट है, सेरीन में, ठीक है। ये आ गया। अब आगे बात क्या आती है, आगे आता है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है। सबसे सिंपल यही है, क्योंकि आर की जगह पे H आ गया, इससे सिंपल तो क्या होगा, ठीक है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफैन, ठीक है। देखो आज अपन ने बात की है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, और जो NCERT में परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। फिर अपन ने अमाइनो एसिड देखा, प्रोटीन देखा, और अमाइनो एसिड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपन ने देख ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि रेल क्या है और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, और आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।